रिकमेंडेशंस दी और 55 बड़ी विशेष एक एक मुद्दे को लेकर 55 रिकमेंडेशंस दी थी। उस समय हमने ये देखा कि जो जानकारी लोगों के पास मतलब जो इंजीनियर्स के पास थी, और जो उनका पहले का इस क्षेत्र में सड़कें बनाने का अनुभव था, उस सब को इग्नोर किया गया अपने ही नॉलेज और इसको लेकर। दूसरा कि जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए थी, आफ्टर ऑल ये सारे जानते हैं कि ये पहाड़ की उम्र ज्यादा नहीं है, ये अभी भी बन रहे हैं और इसलिए ये कच्चे पहाड़ हैं। इसको जानते हुए भी जिस प्रकार की जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी वो नहीं हुई। अच्छा, फिर जब इन्होंने वो ढाल को काटा है, जैसे आपने भी कई जगह पर ये नोट किया है कि बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से हिल कटिंग हुई अगेंस्ट दी देयर ओन गाइडलाइंस। भाई गाइडलाइंस में आपने लिखा है कि 30 डिग्री ज्यादा ढाल से आपको कटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलो, मान लिया आपने कर भी दी, यहाँ तो 60-70 डिग्री की ढाल को भी काटा गया है। और अगर आपने कर भी लिया तो कम से कम उसकी सुरक्षा का तो ढंग से इंतजाम करते। तो सुरक्षा दीवारें तो आपकी 10 फुट भी नहीं थी। तो ये हमने देखा कई जगह पर कि प्रोटेक्शन मेजर्स आर आल्सो इनएडिक्वेट। अब जो अभी जो रूल्स हैं सड़क बनाने के, उनका भी पालन नहीं हुआ। कई जगह पर उसका सीधे सीधे सरेआम उल्लंघन हो रहा था। और वो जो खास तौर पर मक डंपिंग को लेकर, मक डंपिंग, आपने ढाल को काटा और सीधा मलबा जो है वो नदी में फेंक दिया। जो जो निर्धारित डंपिंग जोन्स थे वो भी पर्याप्त नहीं थे। ये हमने बाद में देखा कि वो पर्याप्त ही नहीं थे। कई जगह इनको परमिशन नहीं मिली थी, वहां पे डंप कर रहे थे ये लोग, जंगलों के अंदर डंप कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ जो इन्होंने डंपिंग छोटे नाले नदियों में की। वो वही जो छोटा नाला है उसको ज्यादा जगह तो है नहीं फैलने की, आपने उसका जो तल है वो ज्यादा ऊंचा कर दिया, तो उसमें बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ की संभावना बढ़ती है, ढाल तिरछी है, तो जब वो बाढ़ नीचे आएगी तो वो तो फिर ये इस तरह का डिजास्टर करेगी जो आप लोगों ने देखा है जगह जगह पर ब्यास घाटी में। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमने वहां पर देखा क्या। एक NH 125 है जो टनकपुर, पूर्वी उत्तराखंड के हिस्से में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता है। 127 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने 102 साइट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए। हमने कहा ये लैंडस्लाइड प्रोन साइट्स हैं। और जब तक हमारी विजिट हुई दिसंबर 19 में, तो तब तक 44 लैंडस्लाइड्स हो चुके थे। अब ये सब बातें जो हैं, इनको देखते हुए मैं आपका ध्यान एक और ले जाना चाहता हूं कि मार्च 2018 में भारत सरकार के सड़क मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें एक पैराग्राफ था कि नेशनल हाईवेज का एक मानक इन्होंने 2012 में तय किया था कि जो भी नेशनल हाईवेज होंगे वो 10 मीटर चौड़े तो होंगे और टार्ड सरफेस विल बी 10 मीटर्स वाइड। लेकिन मार्च 2018 में इसको संशोधित किया गया और ये लिखा गया कि बेस्ड ऑन आवर past experience of the last 5 years, we have noted that wide roads in the Himalayan region are not suitable because they lead to
वेरियस काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स जो उन्होंने उस पैराग्राफ में गिना दिए कि वहां पे भूस्खलन होता है, वहां पे जंगलों का नष्ट ज्यादा होता है, इत्यादि इत्यादि, वो सब उन्होंने कह दिया। और फिर वो 10 मीटर चौड़ाई को संशोधित करके ये कहा कि अगर इतनी ही ट्रैफिक होती है इस इलाके में, तो वो चौड़ाई जो सड़क की है वो केवल 5.5 मीटर होगी। लेकिन अब आप ध्यान से सोचिए कि आपके यहाँ कितनी सड़कें बनी हैं इसके बाद, 2 मार्च 2018 के बाद, जो 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं। तो दीज आर ऑल इलीगल रोड्स। एक फर्क ये था कि रवि जी बॉर्डर मुझे रोड्स को उसमें बस आप exempt दो कर। दो 2 मिनट और हैं आपके पास सर। ठीक है, सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। तो अब शुक्ला जी जैसे लोग थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाएं कि क्या हम इसके आधार पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, शुड बी आस्क फॉर इट। अब आखिरी पॉइंट छोटा सा मैं दो जल्द में बोल जाता हूँ। सैंड माइनिंग की भी समस्या है, उस पे शायद अपने हिमांशु ठक्कर जी बोलेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट था कुल्लू में अपने मंत्री का, नितिन गडकरी का, कि अब हम इसकी ड्रेजिंग करके पत्थर निकालेंगे और ज्यादा सुरक्षित दीवारें बनाएंगे, दैट शोज ए कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रेजिंग और माइनिंग ऑन द रिवर हाइड्रोलॉजी। और टूरिज्म और अर्बनाइजेशन का भी जो मुद्दा है वो कल तो आप देखोगे ही, लेकिन उसमें भी बार बार जो हम देखते हैं अपने स्टेट में ये बात उठाई जा रही है कि अब हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज ओनली चैनलाइजेशन ऑफ द रिवर, इट हैज नथिंग टू डू विद द वेल बीइंग ऑफ द रिवर। इसलिए इसका भी विरोध करना बहुत जरूरी है। समय क्योंकि कम था, मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संदीप जी फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू सर। और आप जो बात रख रहे थे, मुझे लग रहा था कि हम 1 घंटा भी इसको और सुन सकते थे। और डेफिनेटली इस पे और काफी सारे पॉइंट जो इसमें आए हैं वो डेफिनेटली हमारी चर्चा के दौरान आपसे लोग थोड़ा गुफ्तगू भी करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं सीधा आगे बढ़ना चाहूंगा ठक्कर साहब के पास। हिमांशु जी, सवाल हैं बहुत सारे, और नितिन गडकरी तो बड़ा सवाल छोड़ के गए हैं कि हिमालय की नदियों को हम बीच से खाली करेंगे और फिर हम दोनों तरफ उसमें बॉल लगा देंगे और फिर सारी समस्या हल हो जाएगी। और मुझे सब समझ में आ गया, जियोलॉजी क्या है और ये कैसे हमने इसको करना है। ये भी एक छोटा सवाल है, लेकिन जो बड़े बाकी सवाल हैं उस पे आप जरूर भी आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, थोड़ी बात रखेंगे। हिमांशु जी प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली एक तो जो बांध के सवाल के ऊपर है कि बांध का जो गलत प्रभाव, जो हाइड्रो पावर को एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स माना गया है वगैरह, तो इसका हम बहुत सालों से विरोध करते आए हैं। और हम ये भी बहुत साल से सवाल उठाते आ रहे हैं कि बांधों का जो ऑपरेशन है वो यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो हर बांध एक डिजास्टर का पोटेंशियल सोर्स हो सकता है। और वो बार बार होता भी आया है। तो लेकिन ये सरकार ने कभी बात मानी नहीं। लेकिन इस बार हिमाचल सरकार ने दो तीन बातें ऐसी की है जिसको स्वागत योग्य है। पहली बात तो उन्होंने NHAI से कहा है कि वो 650 करोड़ का जुर्माना दे, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने लारजी के पास जो हाईवे बनाया है और बियास नदी के तट में 6 मीटर अंदर एंक्रोचमेंट किया है हाईवे बनाने में, उसकी वजह से लारजी में पानी घुस गया पावर हाउस में। और जनवरी तक उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा, तो उसका जो खामियाजा है वो NHAI भरे। तो ये एक उन्होंने एक नोटिस दिया है, वो पहली अच्छी बात की है। दूसरा अच्छी बात की उन्होंने उनने जो 23 बांध है हिमाचल प्रदेश में, उसके ऑपरेशन को देखते हुए उन्होंने उसमें से पाया है कि स्टडी के बाद कि 23 में से 21 बांध ने जो बेसिक नॉर्म्स और गाइडलाइंस है उसका वायोलेट किया है। डैम सेफ्टी का
ऑपरेशन का वगैरह। तो और इसमें जो भाखरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड के जो डैम्स है, भाखरा, पौंग और पांडो, जो एक्चुअली होली काउस जैसे हैं, तो ये होली काउस को भी उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि ये बांध भी गलत ऑपरेशन किया है जिसकी वजह से हुआ है। हमने भी इसके ऊपर लिखा है कि कैसे भाखरा पौंग और भाखरा और पौंग का रॉन्ग ऑपरेशन, गलत ऑपरेशन की वजह से अगस्त 14 के बाद हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में इसका नुकसान हुआ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डैम के, और उसके बाद पंजाब में जो बाढ़ आई, वो बाढ़ शायद नहीं आती यदि उन्होंने एडवांस एक्शन ली होती। और ये सिर्फ एडवांस एक्शन इसके ऊपर नहीं थी कि एक हाइंडसाइट के बाद आप कहें कि पाले पानी छोड़ देते। मैं इसके बेसिस पे कह रहा हूं कि जो बारिश हुई है 10 अगस्त के बाद हिमाचल प्रदेश में, और उसकी सिर्फ फोरकास्टिंग को भी छोड़ दो, एक्चुअली जो बारिश हुई है उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यदि उन्होंने इनफ्लो फोरकास्ट किया होता और 10 अगस्त से एक्शन लिया होता, पानी छोड़ना शुरू किया होता, तो 14 अगस्त के बाद उनको जो पानी छोड़ना पड़ा बेतहाशा तरीके से सडनली भाखरा और पौंग दोनों से, वो नहीं छोड़ना पड़ता, और शायद पंजाब में भी बाढ़ नहीं आती और हिमाचल में भी नुकसान कम होता। लेकिन जो हिमाचल सरकार ने जो काम किया है कि किस बांधों को इसके लिए नोटिस दिया है कि आपने गाइडलाइंस और नॉर्म्स का वायोलेशन किया है, तो इसके लिए हम आपसे भी जुर्माना लेंगे। तीसरा उन्होंने कहा है, जो थोड़ा लूज स्टेटमेंट है लेकिन कुछ जगह पे कहा है कि माइनिंग की भी बहुत बुरी असर हो रही है, मिनिस्टर्स ने भी कहा है, और एनक्रोचमेंट्स के भी बुरी असर हो रही है। तो आशा है कि इसके ऊपर भी एक प्रभावी कदम उठाएंगे। लेकिन और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो जो बड़े बांध के बारे में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट, हम कई सालों से कह रहे हैं कि अब जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लो, नदी को जो प्रभावित करता है, तो उसका डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये जो क्षेत्र में आप बना रहे हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उसका वो क्षेत्र ऑलरेडी वल्नरेबल है, इसमें ऑलरेडी कई तरीके की डिजास्टर होती है, वो अर्थक्वेक की वजह से हो, लैंडस्लाइड की वजह से हो, फ्लड्स की वजह से हो, और फ्लैश फ्लड्स की वजह से हो, ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स की वजह से हो, ये सब की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर डिजास्टर हो रही है। ऐसे इलाके में जब ऐसा बड़ा इंटरवेंशन कर रहे हैं आप, तो बहुत जरूरी है कि आप इसका असेसमेंट करें पहले से कि ये प्रोजेक्ट की वजह से इस एरिया के डिजास्टर का जो पोटेंशियल है वो कैसे बढ़ रहा है, और वो भी डिसीजन मेकिंग में लेना चाहिए। तो अभी कम से कम अभी ये इसको भी रिविजिट करना चाहिए। और लास्टली क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट एक क्रेडिबल तरीके से करना चाहिए सभी बेसिन का, तो ये एक करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जो रूल कर्व्स है डैम्स के, और जो डैम्स के मैन्युअल है, ये सबका भी इंडिपेंडेंट अर्जेंट रिव्यू जरूरी है, और ये सब पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। सबसे पहले तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए कि ये सब का काम डिजास्टर के लिए और सेफ्टी के लिए है। तो सेफ्टी के, डैम सेफ्टी के लिए जो भी जानकारी डॉक्यूमेंट्स हो वो सब पब्लिक डोमेन में होना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फ्लड फोरकास्टिंग की जो काम है वो सेंट्रल वाटर कमीशन कर रहा है, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लेकिन जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स है इधर भाखरा और पौंग और रंजीत सागर, इस ये तो, और जो बड़ी नदियां हैं यहाँ पर, उन नदियों पे और ये बांधों पे तो सेंट्रल वाटर कमीशन का फोरकास्टिंग भी नहीं होता है। ये कहा जाता है कि बीबीएमबी करेगा भाखरा और पौंग का, लेकिन बीबीएमबी का वेबसाइट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश ने जब बीबीएमबी से मांगा कि रोज का आप ये भाखरा, पौंग और पांडो का इनफ्लो आउटफ्लो और डैम लेवल का इंफॉर्मेशन दो, वो भी उन्होंने सरकार को भी नहीं दिया। तो ये हमारे देश में हमारे ट्रांसपेरेंसी का ये हाल है बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मुझे आशा है कि हिमाचल प्रदेश जब इतना पहल करिए तो ये सब के ऊपर भी सवाल पहल करेगी और ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाएगी, और इन सब का भी इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए और ये रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए।
जो रूल कव अब से 20 साल या 25 साल पहले बना है, उसके बाद आज हाइड्रोलॉजी काफी बदल चुकी है। तो आज की हाइड्रोलॉजी की दृष्टि से जो भी ये एसओपीज वगैरह है, क्योंकि देखो पार्वती की रिलीज की वजह से जो डाउनस्ट्रीम में फ्लड आया, उससे लोगों ने सवाल उठाया। तो पार्वती के मैनेजर ने क्या बोला कि हमने तो हमारी जो एसओपीज है उसको फॉलो किया है, डैम का मैन्यूअल फॉलो किया है, इसलिए हमने जो करना था वो कर दिया। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये डैम्स का एसओपीज और मैन्युअल भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और दूसरा है कि वो एडिक्वेट है कि नहीं, उसका कभी एनालिसिस नहीं हुआ है, और वो फॉलो कर रहे हैं कि उसका कि नहीं, उसको जांचने की भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि बेसिक गवर्नेंस आज बदलने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन न सिर्फ पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक गवर्नेंस का ऑटोमेटिक पार्ट होना पड़ेगा। तभी ये जो आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा किया है कि 23 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लेखा जोखा करने के बाद 21 को नोटिस दी है, ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए हर सीजन में, हर बारिश के बाद, और हर बारिश के एपिसोड के बाद, कि ये ऑपरेशन ठीक हुआ कि नहीं। ये इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी और इसका ऑपरेशन का नॉर्म्स। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें करने की जरूरत है कि हमारे देश में जो आईएमडी जो काम करता है, उनका बहुत एक, ये भी एक होली काउ बन गया है। एक्चुअली बहुत अच्छा काम करते हैं, सब लोग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आईएमडी जो फोरकास्टिंग करता है वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी डैम का ऑपरेटर को यदि आईएमडी के फोरकास्ट के ऊपर एक्शन लेना है, तो ऐसा ऑपरेशन उनका, इनफैक्ट उनका जो रिवर बे जो रेनफॉल का, इनफैक्ट फोरकास्टिंग को तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन फोरकास्टिंग छोड़ दो, उनका जो रेनफॉल का मॉनिटरिंग भी जी है वो भी बेसिन और वाटरशेड लेवल पे नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आईएमडी का जो फोरकास्टिंग और मॉनिटरिंग और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो बेसिन लेवल पे, सब बेसिन लेवल पे, वाटरशेड लेवल पे होना चाहिए। और इसका जो व्याप स्कोप बढ़ाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम स्टेशन है उनके पास अभी, और वो बहुत सारी जगह पे सब वाटर सेट लेवल पे, आई मीन रिवर सब बेसिन लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव उनके पास है भी नहीं साइट्स। एक और चीज जो जरूरी है कि नदियों को, आप, हमने देखा कि ये जो उत्तराखंड में 2013 में भी देखा था कि नदी के किनारे के जो बांध और होटल्स और आई मीन जो घर और होटल्स और सब बिल्डिंग कैसे कार्डबोर्ड की तरह टूट रहे हैं। तब भी हमने कहा था कि ये जो बिल्डिंग्स थे वो एक्चुअली नदी के किनारे नहीं थे, वो नदी के रिवर बेड के ऊपर ही थे, वो रिवर बेड को एनक्रोच करके बनाए गए। इस साल उत्तराखंड हिमाचल में भी ये देखा गया कि जो जो अब हमने देखा कि एक नदी के किनारे जिस तरीके से वो बेतहाश टूट रहे हैं, वो एक्चुअली वो भी एनक्रोच थे। तो नदी की कितनी जरूरत है जमीन जमीन की, वो, और उसको डिमार्केट किया जाए, और वो कंप्लीटली नो डेवलपमेंट जोन हो, उसके भी तुरंत स्टेप्स लेने की जरूरत है। उसी तरीके से नदियों की कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट, क्रॉस सेक्शन का असेसमेंट और कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट जरूरी है कि एक नदी का, क्योंकि आप डैम का ऑपरेशन इसके ऊपर भी निर्भर है कि आप यदि नदी के डाउनस्ट्रीम की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पानी छोड़ेंगे, या बारिश प्लस नदी का बांध से छोड़ा हुआ पानी नदी की कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करता है, तो बाढ़ तो आनी है, और वो बांध के वजह से आई मानी जाएगी, क्यों, यदि उन्होंने एडवांस एक्शन नहीं लिया है। तो ये, लेकिन तय करने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि नदी की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, और वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एनक्रोचमेंट होता रहता है। जैसे रवि ने कहा, बहुत सारे ये रोड कंस्ट्रक्शन का मलबा सीधा नदी में फेंका जाता है। हम कई साल से कह रहे हैं, सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन नहीं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में टनलिंग में लैक्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ जो मक निकलता है, वो सब कहाँ जाता है? वो सब हमने तो फोटोग्राफ के साथ जयराम रमेश और पर्यावरण मंत्री को भेजा था। तो हम तो कह रहे हैं कि ये कई सालों से हो रहा है, वो सीधा नदी में फेंका जाता है। तो ये नदी क्या, इसके ऊपर इससे जो प्रभाव पड़ता है, इसका भी हिमाचल सरकार ने आज उसकी आगे की भविष्य की डिजास्टर्स को रोकना है, तो लेखा जोखा करना पड़ेगा और रेगुलर लेवल पे करना पड़ेगा।
हिमांशु जी, सॉरी, हाँ, दो लास्ट दो एक मिनट पॉइंट। और है। हाँ ओके, एग्जैक्टली, मैं थैंक यू। एक लास्ट पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि रवि ने जो क्लाइमेट चेंज के सवाल उठाया कि एक त्वरित क्लाइमेट चेंज का जमाना आया है, ये बात सही है, लेकिन हमें साथ साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की असर तो है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की असर को कई गुना मल्टीप्लाई कर रहा है हम ये जो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, टनलिंग हो, ब्लास्टिंग हो, मक डंपिंग हो, ये सब की वजह से हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है उसको कई गुना मल्टीप्लाई करने का काम कर रही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का सवाल नहीं है, ये एक्चुअली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रॉब्लम है। और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस क्लाइमेट चेंज को आप जब मल्टी ऐड करते हैं तो इम्पैक्ट्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें इसके लिए दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आज जीईएफ के एक हेड ने कहा है कि वी नीड टू स्टार्ट डिफंडिंग नेचर डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी। यदि हमको क्लाइमेट चेंज से बचना है, सबसे पहले जो नेचर डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटीज है उसको डिफंडिंग, उसको स्टॉप करना जरूरी है। ये सिर्फ एक कोई एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो वर्ल्ड बैंक की संस्था है उसके हेड ने आज कहा है। तो ये हमारे देश को और भी ज्यादा लागू होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे डिजास्टर प्रोन इलाके में और भी ज्यादा लागू होती है। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु जी। और बहुत अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रखिए कि डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसकी जरूरत है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है नदियों का, उनका स्टडी, और जो कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर्स का है वो है। फिर वो जो रिवर बेड एनक्रोचमेंट का जो पूरा सवाल है वो भी उठाने की जरूरत है। और बिल्कुल सही बात है कि डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल की जगह वो एक पूरा एक ऐसा सिस्टम बन जाते हैं, अगर वो उनका ऑपरेशन हमारा सही नहीं है तो वो सबसे बड़ा डिजास्टर हमारे लिए लाते हैं। और उसका एग्जाम्पल अभी हिमाचल ने बहुत करीब से देखा है उसको, कि कैसे बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे सिस्टम में हुई है। और जो उनके एसओपीज हैं वो भी उस क्या आज के संदर्भ में उन एसओपीज का कोई मतलब भी रह गया है, ये सवाल एक बड़ा सवाल है। और ये सब सवालों को उठाने की आवश्यकता है, इसको कलेक्टिवली और थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और थैंक यू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। और जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे उसमें बहुत सारे और लोग मुझे लगता है इस पे बात रखेंगे, अपने सवाल और उठाएंगे, तो और ज्यादा हमें क्लैरिटी इस प्रोसेस में आएगी। मैं हमारे बीच में हिमांशु कुलकर्णी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक्वाडैम से हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी एक्वाडैम के हैं। तो कुलकर्णी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू आप आए। मैं बाद में कुलकर्णी जी को बाद में हम बुलाएंगे। उससे पहले मैं जो नवीन जोयल है हमारे साथ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से, मैं चाहूंगा सर, मॉनसून का पूरा पैटर्न है क्या, हिमालय का जो पूरा ये रवि जी ने पहले कहा कि डेवलपमेंट मत बोलिए इसको, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई कोई नाम दीजिए। जो मॉनसून है, क्लाइमेट है, हिमाचल है, उत्तरांचल है, हिमालय है, और जो फ्लड के मिथ हैं, ये लैंडस्लाइड्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा आप साझा कीजिए अपना पूरा विचार कि क्या क्या मायने हैं, मतलब क्या ये सिर्फ फ्लड तक ही सोचने का मामला है या उससे भी थोड़ा थोड़ा आगे सोचने की जरूरत है। नवीन जी। हाँ, धन्यवाद। मैं बहुत ब्रीफ रहूंगा जो इस संदर्भ को लेकर के, क्योंकि काफी बातें हिमांशु भाई ने और रवि जी ने कह दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक महासमय से उठाता हूँ जहाँ पे हिमांशु जी ने छोड़ा है, मुझको तो लगता है ये जो बाढ़ ब्यास में जो आई है, ये इसको फोर्स एम्पलीफाई किया गया है। मैं जब वहां पे था तो मैंने जब देखा उस चीजों को तो मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई भयानक चीज हुई है, ऐसी भयानक वृष्टि हुई है जिससे कि इतनी बड़ी तबाही को आना था। अब जब मैं कहता हूँ फोर्स एम्पलीफिकेशन, तो उसके लिए मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि दो चीजें मैंने देखी और मैंने कहा भी उसको, और हम लिख भी रहे हैं उसको भी। ये एक चीज हमने ये देखी है कि अगर आप नदी को आउट से लेकर के मनाली के बीच तक आप ड्राइव करते हैं तो इस नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है।
ज्यादा चौड़ाई इसलिए होती है कि इस नदियों में जो छोटी नदियां मिलती है वो अपने वो काफी तीखी ढाल की होती है, जो रवि जी ने बताया। वो अभी काफी सारा मलबा लेके आती है और इस नदी के बेड पे उसको जमा कर देती है। नाउ जैसे ही हम भांग से नीचे उतरते हैं मनाली में, तो इसकी स्ट्रीम पावर हमने कैलकुलेट करी है, वो भी काफी डिक्रीज हो जाती है। तो ये मलबा फ्लश आउट नहीं होता है। इस मलबे के कारण जैसे मलबा पहुंचता है तो नदी अपने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ खोजती है, उसके लिए मल्टीपल चैनल डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो बीच में जो आइलैंड बन जाते हैं उसमें पेड़ उगाते हैं। कहीं कहीं तो पेड़ों के जो एजेस निकाली गई वो 100 साल से भी ज्यादा है। इनफैक्ट उन पेड़ों के ट्रीडिंग के बेसिस पे लोगों ने क्लाइमेट भी निकाली और फ्लड भी यहाँ पे वो करे हैं। तो ये जो बाढ़ अभी आई, इस बाढ़ में जनरली जो हमने महसूस किया है वो रीमोबिलाइजेशन ऑफ द सेडिमेंट्स जो कि रिवर बेड में पड़े हुए थे, और जो पेड़ उस हम इसको मिड चैनल बाढ़ बोलते हैं उसमें जो ग्रो किए थे वो टूटे। अब जब ये नीचे की तरफ मूव करने लगे तो इन्होंने जहां जहां इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ऊपर के इलाके में, कुल्लू से ऊपर के इलाके में तो काफी जगह में उनको सस्पेंशन ब्रिजेस मिले हैं जहां ये ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं। उसके कारण क्या पानी थोड़ा बढ़ा, लोकल इंपाउंडिंग जैसे बनी, उसने फोर्स एम्पलीफाई किया, वो बस्ट करते हुए नीचे आया। जैसे वो कुल्लू की तरफ जाता है तो हमने उसका गला घोटा नदी का, हमने उसको नैरो करने की कोशिश करी, वहां फिर फोर्स एम्पलीफिकेशन होता है। और भुंटर में तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो मैं इसके लिए इसको इस शताब्दी का, इस आने वाले 50 साल में सबसे बड़ा बाढ़ है ये नहीं मानूंगा। ये मैं कहूंगा ये मानव जनित बाढ़ थी। अब मैं लेता हूं आपको इसके थोड़े से इतिहास में। 1890 से लेकर के 1994 तक, 95 तक मल्टीपल पेपर्स लिखे गए हैं कि बाढ़ क्यों आती है यहाँ पे। क्योंकि ब्यास, अपर ब्यास इज प्रोन टू फ्लड्स, एवरीबॉडी नोस। लेकिन क्या हुआ कि हमने उसको इग्नोर किया है। इग्नोर किस लिए किया साहब कि 1974-75 के बाद से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, होटल्स बने, हमने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया है, जिसमें लैंड यूज लैंड कवर का कंपोनेंट आता है। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे पीयर रिव्यूड पेपर्स की बात कर रहा हूं जो पब्लिश हुए इस इलाके से। और उन्होंने कहा है, और लोगों ने क्या कर दिया कि जियोमॉर्फोलॉजिकली यानी भू आकृति जो काफी संवेदनशील थी उसको आपने ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। और उसके कारण क्या हुआ, 1995 का जो ब्यास का फ्लड था, 65 लोग मरे थे ब्यास में, सब भूल गए उसको। तो कहने का मेरा मतलब है कि ब्यास, अपर ब्यास कैचमेंट इज नॉन फॉर द फ्लडिंग, ये नई चीज नहीं है। इस बार मैंने बहुत सारी जगह ये भी देखा कि जहां पे सरफेस एरिया जो था वो 5 या 10 मीटर भी अगर नदी से ऊपर है, बहुत सारी जगह में जहां नदी की चौड़ाई ज्यादा है, उसके ऊपर पानी ओवरटॉप नहीं करता है, उसके ऊपर पत्थर नहीं पड़े हुए हैं। ये सारा का सारा नदी का लेटरल माइग्रेशन के कारण क्या हुआ, स्काउरिंग हुई है और लेटरल इरोजन से कोलैप्सिंग हुई है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आर वी रियली गोइंग टू डू अ वेरी, क्या बोलते हैं, ऐसी कोई रिसर्च की आवश्यकता पड़ रही है हमको समझने के लिए कि बाढ़ क्यों आ रही है? भाई एवरीबॉडी नोज बाढ़ क्यों आ रही है, हमको सब पता है। और दूसरी बात है, इसमें क्लाइमेट चेंज को इंप्लीकेट करना ये बहुत इजी हो गया आज की तारीख में। इट इज अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ रियली गोइंग फॉर अ रिएक्टिव काइंड ऑफ योर पॉलिसीज। आप इंप्लीकेट कर दीजिए क्लाइमेट चेंज को, बोले भैया हमको क्या पता था, क्लाइमेट चेंज हो गया इसलिए ये हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, बट द क्वेश्चन इज इट इज बीइंग एम्पलीफाइड बाय आवर फॉलीज, हमारी गलतियों के कारण हम उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है इस वक्त ब्यास नदी की घटना को देखते हुए और हिमालय के अन्य घाटियों में ये घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए, हमने कुछ भी नहीं सीखा 2013 से। हमने 2013 में खुल के कहा था और बड़े साइंटिफिक ढंग से कहा था कि मंदाकिनी नदी में अगर रोड का रीअलाइनमेंट होता है, और अनफॉर्चुनेटली हुआ चार धाम में, तो रोड को कहां कहां से लेके आपको जाना चाहिए, नहीं किया उन्होंने, उसी लेवल पे लेके गए जहां पे सेडिमेंट्स पड़े हुए थे। वही चीज आपकी बिटवीन ऑट एंड पंडव से ले लीजिए और माना तक, दोनों तरफ आपके पास हार्ड रॉक्स नहीं है, इसलिए 4 लेन बना दिया आपने, क्योंकि आपको बनाने में बड़ा मजा आया वहां पे। आज तो कुछ भी नहीं बचा वहां पे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी भूल से नहीं सीख रहे हैं। हमको अपनी भूल से सीखने की आवश्यकता है, और अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे हम लोग ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूं आपको, 1995 में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ मनाली में, कुल्लू के इलाके में, हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम इसको भी भूल जाएंगे एंड विल कीप ऑन मूविंग। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अगर 21 डैम को नोटिस दिया गया है, और हाँ उसमें एक चीज मैं भूल रहा हूँ जो कि हिमांशु भाई ने कहा, जब मैं पार्वती नदी के अंदर घुसा हूं तो गांव वाले रो रहे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पानी छोड़ दिया है। और लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो है नहीं भाई, उसका अपना बांध तो बचा नहीं था, उन्होंने पानी तो निकाल दिया। अर्ली वार्निंग का कोई सिस्टम हमारे पास में नहीं है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए इस समस्या को? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं लिख रहा हूं अभी, जो साइंटिफिक पेपर जो लिख रहा हूं, मैं इसको समराइज कर रहा हूं अभी, कि 2 ही कंपोनेंट मुझे नजर आते हैं इस बाढ़ के
का जो मारक क्षमता बढ़ाने का, पहला जो मैंने कहा कि मिड चैनल बार का सेडिमेंट रिमोबिलाइजेशन अलोंग विद द ट्रीज, जहां पे कंस्ट्रक्टेड पाथ मिले, सस्पेंशन ब्रिजेस मिले, वहां इसने टेम्पररी पाउंडिंग करी और फिर नदी ने लेटरली चैनल बनाए और उससे लेटरल स्काउरिंग से कोलैप्सिंग हुआ इसके बैंक का, और नीचे के इलाके में जब बसाहत है वह लोगों ने इसका गला घोटा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, ये जो पानी जो छोड़ा गया बांधों से, आई थिंक मुझे लगता है कि 3 या 4 बांध पार्वती में पड़े हुए हैं, इन दोनों जो पानी छोड़ा है, इस पानी ने इसको फोर्स एम्प्लीफाई किया है और इसके कारण इस बाढ़ की बीभत्सता का बढ़ी है। सो वी नीड टू रिकैलिब्रेट अपनी अप्रोच टुवर्ड्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ फ्लड्स इन द हिमालयन वैलीज। थैंक यू। थैंक यू नवीन जी। हालांकि सवाल बहुत हैं जो आगे आएंगे, शायद बहुत सारे लोग इसमें पूछेंगे पूरा हाइड्रेशन का मामला, मक डंपिंग को कैसे, और पर सवालों के क्वेश्चन आंसर्स में आने से पहले हमारे बीच, पहले मैंने बताया कि हिमांशु कुलकर्णी जी हमारे बीच में एक्वा डैम से जुड़े हैं। हिमांशु जी, चर्चा आप सुन ही रहे हैं, और बाकी एक्वा डैम का बहुत सारा जो काम है वो तो है ही इस पूरे प्रोसेस में। तो हाइड्रोलॉजी और ये सारे जो मामले हैं, अब मॉनसून है, क्लाइमेट है, या मैन मेड है डिजास्टर्स, क्या कैसे देखें, क्या क्या इसको आप आगे बढ़ने के क्या क्या तौर तरीके हम अपनाएं, क्या होना चाहिए हमारे। बहुत सारे आइडियाज दिए गए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर बात की गई है, चाहे वो मॉनिटरिंग के सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सिस्टम हो, हमारी थिंकिंग का प्रोसेस हो। तो आप इसमें थोड़ा और हमें ऐड कीजिए कि क्या और तरह से देख सकते हैं, क्या और पहलू हैं जिनको और देखने की संदीप जी, थैंक यू। पहले तो सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इस पूरे एक्सपर्ट्स के मीटिंग में जाके मैं क्या बोलूं हिमालय के बारे में, क्योंकि मेरा हिमालय से विषय को लेते हुए परिचय अल्प है बाकी लोगों से। लेकिन मैं एक कदम पीछे हटके थोड़े 4-5 मुद्दे जो मैंने सोचे हैं उस पे थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो पहला मुद्दा यह है, और मैं अभी तक जो रवि ने बात की, हिमांशु ने बात की, नवीन ने बात की, सारे मुद्दों के साथ मैं सहमत हूं, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। आई कंप्लीटली एग्री विथ ऑल ऑफ यू दैट in many ways most disasters today are human induced or human catalyzed disasters. Natural disasters तो नेचर का ही है, बट आई थिंक आज जो एम्प्लीफिकेशन दिख रहा है वो बहुत ही इट्स फुल्ली एंथ्रोपोजेनिक। द एम्प्लीफिकेशन इज फुल्ली एंथ्रोपोजेनिक। तो मेरा पहला मुद्दा ये एम्प्लीफिकेशन के बारे में, और मैं हिमालय के बारे में तो मैं बाद में आऊंगा ही, लेकिन मैं एक शायद आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन 22 ऑफ जुलाई के रात को 2021 में वेस्टर्न घाट्स में कुछ एक ऐसी घटना हुई। 14 घंटे के अंदर बाढ़ तो आई, सारी की सारी मोस्टली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो थी वेस्टर्न घाट्स की, इनमें सारी नदियों में बाढ़ आई और तबाही मचाई बाढ़ ने। लेकिन बाढ़ ने एक बहुत ही सीरियस ऐसी घटना को छुपा दिया जो मीडिया में भी नहीं आई, और हम लोग उसमें जुड़ गए क्योंकि 2 सोर्सेस से हमें बुलावा आया। एक प्रोफेसर माधव गाडगिल ने फ़ोन किया, और हमारे गांव, जहां गांव में हम काम करते हैं भूजल के ऊपर, उन गांवों से बुलावा आया कि आप थोड़े से जल्दी आ जाओ कि गांव में क्या हुआ है देखने। तो हम गए। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन 14 आवर्स
on the 22nd of July 2021, there were 10,000 landslides in the Western Ghats in 3 or 4 districts. I don't know how many people in the Himalayas even knew about this. Now I'm bringing this up, but not even people in the Western Ghats knew about it. Not even people in Pune and Mumbai knew about it. There were our estimate, very conservative, 10,000 landslides. तो जब हम लोगों से बात कर रहे थे इसके बाद में इसका एक अध्ययन हुआ, इसका एक रिपोर्ट बनाया, मैं आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। तो इसमें दो बहुत अहम चीज निकल के आए, और मेरे ख्याल से हिमालय के बारे में भी मैं ये थोड़ा बहुत मानता हूं कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन एम्प्लीफिकेशन कितना हुआ है। सो इन द लास्ट 20 years, Western Ghats में the landslide numbers have gone from tens, 10 होते थे, 5 होते थे, 15 होते थे, to tens of thousands in the 2020s. This is the level of amplification. And I think we need to worry about it. And I think we need to say that we have to give numbers in terms of the amplification. So, एक मुद्दा ये है मेरा। दूसरा मुद्दा ये है कि इसमें जल का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी की सारी जो डिजास्टर्स है, इसमें जल का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये मानता हूं कि डिजास्टर्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ वाटर। जल का विरोधाभास इसमें हम महसूस करते हैं, और जल का विरोधाभास इस तरह से हम महसूस करते हैं, विशेष करके लैंडस्लाइड को लेके अगर मैं बात रखना चाहूंगा, तो some landslides are caused by too much of water in too quick a period of time, और कुछ लैंडस्लाइड्स ऐसे हैं जहां बहुत पानी होने के बाद कम समय में पानी घटने की भी जो एक प्रक्रिया है, उससे भी इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये एक मैंने बात रखी। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि आज के तारीख में landslides, floods, droughts, particularly landslides, ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, इट इज अ जियो हाइड्रोलॉजिकल फिनोमेना। और ये एक डिजास्टर्स को वैज्ञानिक रूप से भी देखते समय इसको हम एक जल भूगर्भीय विषय ये माने, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ हमारे लिए सीख, हमारे लिए मैं सोचता हूं कि इवन अर्ली वार्निंग के हिसाब से ये मैं मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जल भूगर्भीय विषय ये ऐसा विषय है जिसमें अभी नवीन जी ने भी हमको बताया, हिमांशु ने हमको बताया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टू एलिमेंट्स। और इसके साथ साथ अगर मानव प्रभावित अगर बात हम करें तो वो भी एक अहम बात है। अब अंत की बात मैं ये कहूंगा कि लास्ट मेरा जो मुद्दा है, और मैं एक थोड़ा सा अनुमति चाहता हूं कि एक ही स्लाइड मैं बताना चाहूंगा मेरी बात रखने के लिए। इज दैट ओके? यस, आप 5 मिनट और बात रख सकते हैं सर। ठीक है, मैं तो एक आई जस्ट आपको थोड़ा सा वो शेयरिंग का मुझे देना, तब तक मैं बात करता रहूंगा। कैन यू जस्ट एनेबल द शेयरिंग फॉर मी? को होस्ट बनाना पड़ेगा संदीप मुझे आपको। यू ऑलरेडी बन। ओके, चलो, ओके, सो आई विल जस्ट one second, let me see if I can. Yes. Are you able to see this slide? Yes. Yeah. Yes. Yeah. So in the last 2 years, I have tried to reflect on this. And this is a slide that I have come up with. And sorry. तो मैंने यहाँ क्या किया है कि ज्यादातर लोग भूजल या ग्राउंड वाटर को सिर्फ एक नैरो कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं,
ग्राउंड वाटर मतलब कुएं का साइट देखना, बोरवेल में कौन से जगह पे बोरवेल लगाने के बाद, ट्यूबवेल लगाने के बाद पानी अच्छा आएगा, इस संदर्भ से देखते हैं। या स्प्रिंग्स के बारे में अभी जिक्र हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर साइंस, इसमें हर एक हैजार्ड, फिर बाढ़ हो, सूखा हो, ड्राउट्स हो, भूस्खलन की समस्या हो या अर्थक्वेक्स भी हो, इसकी पूरी कॉज या इसकी कारण मीमांसा में ग्राउंड वाटर को हम ज्यादातर सोचते नहीं। और इसमें ग्राउंड वाटर ये कारण के साइड में, कॉज के साइड में भी और एक बहुत अहम संदर्भ रखता है। दूसरा, इसका परिणाम जो है, ये सारी की सारी जो हैजर्ड्स है, इसके परिणाम के साइड में ग्राउंड वाटर आता है। फ्लड्स के टाइम फॉर एग्जांपल, अभी एक कलेक्टर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि फ्लड्स जब आए तो फ्लड्स का ग्राउंड वाटर पे क्या परिणाम हुआ, लैंडस्लाइड्स का ग्राउंड वाटर पे क्या परिणाम हुआ। कि इसका उदाहरण मैं एक दे सकता हूं कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स ने पार्ट ऑफ द एक्विफर, पार्ट ऑफ द हिमालयन एक्विफर इज टेकन अवे, पूरा एक एक्विफर चला गया। यह संदर्भ हम कभी देखते नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, तो एक इफेक्ट साइड। और तीसरी अहम बात है ग्राउंड वाटर की, वो हर एक हैजार्ड, हर एक डिजास्टर के बाद द फर्स्ट लाइफलाइन ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स इज यूजुअली ग्राउंड वाटर। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मैंने इसका अनुभव किया है बिहार में, मैंने इसका अनुभव, तो फ्लड्स ऐसी सिचुएशन है कि वाटर एवरीवेयर, एंड स्पेशली नॉर्थ बिहार के फ्लड्स में की बात मैं कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से मिश्रा जी भी है। तो in any disaster, the first response that has to come in is water, and very often the first resort that comes in is groundwater. So there is a response side to it. So I think ये एक आईना है, this is a mirror. Disasters and water is a reflective mirror, and I think we need to look at it through a very different lens. I will close my argument very frankly in a minute, that in the Western Ghats, we have come up with a very simple water-based early warning system. And I have learned this from the Himalayan region. One of the first indicators of a potential landslide is the anomalous or the change in the behavior of water. The sudden anomalies that occur in water behavior even at a local level. So this year we tried this in the Western Ghats. हमने इसका प्रयास किया कि understanding the behavior of wells, जो भी है, कुएं हैं, बाउडीज है, understanding the behavior of springs, धाराएं हैं, इनका बिहेवियर, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो लोग अपने लेवल पे देख सकते हैं, और वहां से हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव अनुभव मिला है. So water also as an early warning system in some of these disasters would be an interesting area to explore. So I will stop there and perhaps I'll come back for आगे अगर सवाल है तो उसमें आके फिर बात करेंगे. Thank you so much. थैंक यू सर. मेरा सबसे अनुरोध है कि वो जिसको भी सवाल है वो चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें या वो रेज करें डायरेक्टली. हमारे पास 10 मिनट हैं जिसमें हम सवाल ले सकते हैं. एक एक आदमी एक सवाल करेगा तो शायद ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे. किसी का भी सवाल है, सवाल चाहिए होगा, सवाल अगर है. मैं सवाल करना चाहता हूँ. प्लीज गुमान जी. मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो फिजिकली विजिट किया इलाका और देखा है. सुनाई दे रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है.
मैंने सारा इलाका देखा, सब जगह गया, सब जगह देखा। ये जो बातें हम सब कर रहे हैं, बात सब वही है, बात ठीक है, परंतु कुछ सवाल होने चाहिए थे। जो विकास का जो रास्ता हमने अपनाया वो किसी ने नहीं किया ना। अब आज मैंने, अब एक चीफ मिनिस्टर जो आजकल सुक्खू है, ठीक है, मेरे साथी है पुराने, इससे कोई मतलब नहीं है, पर उसने एक्शन लिए। आज मुझे जयराम ने भी बात की, मेरे से फोन किया मुझे, और ही आल्सो एक्सेप्टेड कि हमको पूरा बदलना पड़ेगा ये सारा डेवलपमेंट का तरीका। मैं कहा भाई तुमको मैं कई साल से बोल रहा था, सबको बोल रहा हूँ, हमने ये सारे तुम्हारे हाइडल प्रोजेक्ट रुकवा दिए, स्की विलेज रुकवाया, SEZ रुकवाया, और तुम लोग विरोध, तुम लोगों की पार्टियां तो करती रहती थी कुछ, हमने आंदोलन करके रोका है। आज भी हम इसी लाइन पर हैं, यही सोच रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि ठीक से, आज जैसे जयराम ने कहा कि यार ठीक बोलते हो तुम, हमको कुछ रेडिकल स्टेप लेने पड़ेंगे। सुक्खू को भी मैंने, हालांकि कम्युनिकेशन तो नहीं हो पा रहा, पर सुक्खू इज फॉलोइंग। आई एम वेरी हैप्पी कि उसने जैसे हमने लिखा, कहा, वो उसको एक्ट करने की कोशिश की है। पर ये सब पॉलिटिकल बिल बनानी पड़ेगी। इट इज नॉट जस्ट हम सब एक्सपर्ट यार, मूवमेंट वाले लोग और सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड जो भी बोलते हैं हम सब, हाँ, तो आंदोलन बड़ा आदमी हो भाई, पर वो स्वीकार कर रहे हैं आज, और वो चाहते हैं। तो वी शुड हैव डायलॉग विद पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो इन हिमाचल, और नॉट इन हिमाचल, और पूरे हिमालय में हमको ये पूरा पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा जनता में भी, और इसके लिए बात करनी चाहिए। अभी मैं बहुत सहमत हूँ जियोल साहब ने जो बात कही। हालांकि देखो बहुत से एक्सपर्ट्स को मैंने जानता, बहुत सारे लोग तो मेरे साथ रहे, जैसे हिमांशु जी हैं, ये ठक्कर साहब, हम बहुत सब काफी साल, बहुत साल कटे रहे, रवि जी है ना, हम सब बहुत सारे कटे लोग काम किए, सिद्धर्थ जी और बहुत लोग कटे काम किए। पर अभी सवाल ये है कि अब पॉलिसी प्लानिंग हिमालय की ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ का पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। यहाँ की विशिष्ट परिस्थितियों के मुताबिक हमको तय करना पड़ेगा ना। उसके लिए ये मौका है कि सारे हिमालय के लोग, मैंने सब हिमालय के लोगों के साथ बात की, सारे आंदोलनों से मेरे सब कनेक्शन है, वो कर रहे हैं हम लोग, सबको बोला गुमान है। जी, आपका कोई हाँ, जो हमारे 4 पैनलिस्ट हैं इनके साथ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? नहीं मुझे क्योंकि कोई हमारे इसमें पास एक ऑब्जेक्शन नहीं। एक क्वेश्चन आया है, नहीं तो मैं उसमें उन्होंने बढ़ूंगा। उन्होंने स्पेसिफिक ठीक किया है, परंतु देखिए जो मैंने ग्राउंड देखा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखिए दो समस्या ठीक है, है। एक तो हाँ, हाँ। हाइड्रो प्रोजेक्ट हम्म, हम्म, डेफिनेटली मैं कहता हूँ क्रिमिनल है। हम्म, मैंने बिल्कुल कहा है ये 4 लेन बिल्कुल, ये इनको दोनों को सू करना चाहिए, बड़ी हम्म, चौड़ी रोड को सू बनाने के लिए सू करना चाहिए, इनके खिलाफ केस बनने चाहिए। हम्म, परंतु मैं अभी देख रहा हूँ कि जो लोगों ने भी किया है यार, कई घर बनाए हैं, और जो पुरानी बस्तियां तो नहीं गई, नई बस्तियां गिरी हैं, 10-10, 20-20, 50-50 मीटर फुट जो है डंगा लगा करके उन्होंने आगे घर बनाए, पीछे काट कटिंग करके। ये सब भाई गलत है, इसको सोचना चाहिए, सवाल पर हमें करना चाहिए। जैसे अब अभी ये हुआ, अन्नी में हुआ, ये बाली चौकी में हुआ, ये बंजार में हुआ, और कई जगह देख रहा हूं मैं। ये सब इसलिए हुआ, देखो 2 घटनाएं हुई, एक घटना हुई नदियों में बाढ़ आई, दूसरी घटना हुई स्लाइड कर गए घर पर। ये क्यों हुआ? हमको नियम बनाने चाहिए, इसके लिए कायदे बनाने चाहिए। पुराने लोग वाटर शेड का ख्याल रखते थे, गुमान आज जी, हम वाटर शेड का ख्याल गुमान जी, नहीं रख रहे। हमारे हाँ पास मुझे आपको ठीक है, रोकना पड़ेगा ओके प्लीज। ओके ओके हमारे ओके पास ओके 2 ओके। लोगों के सवाल हैं प्लीज। हाँ ठीक है और हमारे ठीक पास है टाइम 5 मिनट बचे हैं। एक हमारे पास प्रेमनाथ बोध हैं। प्रेमनाथ भैया। प्रेमनाथ बोध जी ने, गुमान जी आपको मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा, सॉरी। प्रेमनाथ बोध जी ने सवाल किया है रवि जी, कि ये जो मॉनसून 2 पैटर्न आए हैं, मॉनसून जो रेन है और वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस है, तो इन्होंने बहुत वर्स्ट कर दी है सिचुएशन। इसको कैसे हम लेते हैं, कैसे इसको देखते हैं?
भाई इसके बारे में मैंने तो कहा है कि अब त्वरित आ, मौसम परिवर्तन का इलाका है, का युग है। और इसमें जो वर्षा की जो इंटेंसिटी है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों बढ़ेंगी। और जो साइंटिस्टों का कुछ लेख मैंने पढ़े हैं, उनके अनुसार ये काफी तेजी से बढ़ेगी। तो आप लोगों ने भी, मैंने कुछ अभी हाल में ही हिमाचल का कुछ पेपर्स देखे हैं, जिसमें आप लोगों का अनुमान है कि इस साल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है पहले सालों की तुलना में। अब देखना पड़ेगा कि कितने समय में कितना कितना नुकसान हो रहा है। इससे अगर बचना है तो पहले जो है जंगलों का पुनर्निर्माण करना बहुत जरूरी है। मैंने अ, कुछ आंकड़े देखे हैं, और जो ओपन फॉरेस्ट का एरिया है हिमाचल का, वो काफी बढ़ गया है पिछले 30 सालों में। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, ताकि आप दूसरा दूसरे सवाल है सवाल पे हमारे अविनाश कुलकर्णी। अविनाश जो है वो कुलकर्णी जी से इस सवाल को पूछना चाह रहे हैं। अविनाश, अगर आप इस सवाल को आप खुद अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी सर जी। हाँ। मेरा सवाल सबसे ही है कि मतलब इस समय पे जिस जिस टाइम पे हम इस डिजास्टर में हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको एक फ्लड कह रहे हैं या जब हम कह रहे हैं कि हम एंथ्रोपोजेनिक में हैं, तो इस टाइम पे हमको इसको फ्लड बोल दे रहे हैं, तो वो भी इस डिजास्टर को मुझे लगता है लिमिट कर दे रहा है टू इट्स एक्सटेंट कि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कितना लॉस हुआ है। तो सवाल ये है कि इस टाइम पे क्या हमें इस डिजास्टर को, जैसे हम डिफाइन नहीं कर पाए, तो हमें डिजास्टर को किसी और तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा क्या? हमें अपने बोलने के तरीके, क्या समझने के तरीके बदलने पड़ेंगे, ना सिर्फ डिजास्टर के बल्कि रिवर के भी, और जिस तरह से हम नेचर के बारे में बात करते हैं, जिससे शायद हम वो एसओपीज जो इंडिपेंडेंट रिव्यूज की बात करें उन पे भी आ पाएंगे। मैं प्रयास करता हूं अविनाश जी, संक्षिप्त में इसमें हम लोग और गहरी चर्चा भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन मैं दो दो विचार आते हैं आपका सवाल देखने के बाद। एक तो हाँ, हमें थोड़ा सा अलग हटके विचार करना पड़ेगा। लेकिन विचार सिर्फ विचार नहीं, मेरे ख्याल से उसको, ये सब आइडियाज को क्रियान्वयन करने के लिए एक अलग विकल्प हमें खड़ा करना पड़ेगा। और बेसिकली मूलभूत तौर पे मैं ये मानता हूं कि क्लाइमेट और ह्यूमन बिहेवियर, ये दोनों साथ में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का पैराडाइम भी बहुत ही अलग हो रहा है। आई मीन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का मुद्दा आया, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज हियर टू स्टे ऑलमोस्ट। इतना मतलब इतना टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है कि सब जगह वो हो रहा है। अब एक मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज या वातावरण बदलाव को मानते हैं, तो फिर हम 100 साल पुराने निकष, एसओपीज फ्लड्स के बारे में, फ्लड को क्या कहना, 100 ईयर रिटर्न पीरियड, तो इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास वहां भी महसूस हो रहा है कि वो तो पुरातन चीज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 50 ईयर्स का जो क्लाइमेट चेंज है, उस चीज के साथ हम लोग ने उसको एडजस्ट भी नहीं किया। मतलब बहुत सारे सवाल और खड़े हो जाते। तो मैं तो यहाँ यहीं रुक जाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि बदलाव, बहुत सारी चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। और आज जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट की एक परिभाषा आ गई है, उसको भी बहुत ही बड़े पैमाने पे चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू अविनाश। हमारे साथ ओपी भुरेट्टा जी हैं, उनका एक सवाल है। भुरेट्टा जी प्लीज। जी धन्यवाद संदीप। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज बातचीत सुन के। मेरा बहुत स्पेसिफिक है रवि जी से एक सवाल, कि जब हम बात करते हैं कभी कि फ्लड प्लेन जो जोनेशन है उसको करना चाहिए, कि जो फ्लड प्लेन है उसमें नहीं बनना चाहिए, तो जो एक्ट बना है उत्तराखंड का 2012 का, वो कितना इफेक्टिव है, नंबर वन। और दूसरा स्पेसिफिक है कि जो एनडीएमए से जो
मॉडल एक्ट निकला था वो शायद प्लेन के लिए ज्यादा सूटेड था। पहाड़ के जो फ्लड प्लेन्स हैं उनके लिए क्या ये उसको स्ट्रीमलाइन किया गया कि नहीं किया गया? और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप कैसे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक्ट जो है 2018 से 2023 हो गया है। जल शक्ति विभाग और एसटीएमए के बीच में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके बीच में स्कटल कर रहा है। तो अगर इस तरह के फ्लड जोनेशन एक्ट बनने हैं तो उसको कैसे मजबूती दी जाए और उसमें किस तरह से हिमाचल और हिमालयी उसको देख के उसको ट्वीक किया जाए? बहुत स्पेसिफिक है जी ये रवि जी से। मेरे ख्याल में इसका जी बेहतर उत्तर तो नवीन भाई दे सकते हैं। अच्छा लेकिन जो एक भी बात जी। यह है ना कि हमारी जो नदी घाटियां हैं वो काफी संकीर्ण है, वेरी नैरो रिवर वैलीज। यहाँ पे आमतौर पे ज्यादा कोई बड़ी फ्लड प्लेन नहीं होती है। अब जो पहले जो मानक बनाए गए थे कि सबसे पहले 2013 के फ्लड के बाद आया कि 200 मीटर दूर। अब 200 मीटर दूर तो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन फिर इसको कम करते करते आज जो मानक है वो 50 मीटर है। अब जब आप हरिद्वार आ जाएं या श्रीनगर आ जाएं या इवन आपका कुल्लू और मंडी के बीच में शायद कोई इलाका है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर नदी एकदम से चौड़ी हो जाती है और 50 मीटर तो बड़े आराम से ज्यादा चौड़ी होती है। तो वहां पर तो बिल्कुल जो मैं तो कहूंगा कि जो आ, एक कौन सा एक पुराना पुराण है उसमें नारद के नाम से कहा गया है कि उसने एक वो दिया है गाइडेंस कि कितनी दूरी पर, नदी से कितनी दूरी पर आपको पहले तो अपने जूते उतार देने चाहिए, क्योंकि नदी का अपमान है। फिर आप इतने करीब आओगे तब आपको नमन करना चाहिए अगर आप नदी पार करना चाहते हो। और कितनी दूरी पर बसात हो, ये तो पुरानी समय की के अनुभव हैं जो बताए गए हैं। बट लेट नवीन गिव ए मोर स्पेसिफिक आंसर। आई नवीन थिंक जी आप नहीं ना इसको थोड़ा नहीं, जी। आपने कह दिया, क्योंकि मैं हम लोग इसका ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हिमालयन नदी का सचमुच में फ्लड प्लेन नहीं होता। दे आर कन्फाइंड रिवर, विद इन द कन्फाइनमेंट वो अनकन्फाइन होने की कोशिश करती हैं जब हम इस दिन की हरकतें उन नदियों के साथ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल रवि जी ने भी किया था, हमने इसको 2013 में काफी इस्तेमाल किया, और ये आज की तारीख में हिंदुस्तान की हिमालय के संदर्भ में इसको हमने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जो वो सब था पैराग्लेशियर। यूरोप में तो बहुत लोग सचेत इस बारे को लेकर के। हमने यही हम तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये इस तरह के एक्सट्रीम हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, तो ये जो मलबा होता है इन नदियों का पैराग्लेशियर जोन से ये मूव करता है। अतीत में भी मूव कर रहा था, बहुत सारी घटनाएं हुई जब बाढ़ हुई, बरसात अतिवृष्टि हुई और ऐसा हुआ है। अब हो क्या रहा है, जो भी किन्हीं ने कहा भी, इसे सही कहा उन्होंने, कि हमने उस ढंग का फ्री फ्लो पाथ जो नदियों का था उसको अवरोधित कर दिया है। अधिकतर सबसे बड़ा एग्जाम्पल और समझदारी हमारी जो बड़ी थी, रवि जी जब चेयरमैन थे हमारी उस कमेटी के 2013 की, उसमें बड़ी थी हमारी ये। और बाद में हिमांशु भाई ने इसको यूज भी किया, इस वर्ड को कॉइन किया था, मैं उन्हीं का वर्ड यूज करता रहता हूँ आजकल, जब ये ऋषि गंगा का डिजास्टर हुआ था, फोर्स एम्प्लीफिकेशन। तो हम जो कर रहे हैं अभी फोर्स एम्प्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि कितनी दूर नदी से, रवि जी ने कहा अगर आप 400 मीटर बोलेंगे तो पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा आपको कि हम समस्या तो उठा रहे हैं, पर हमने समाधान भी देना है। तो अगर मैं कहूं कि किसी ने भी टाइप भी किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड है हमारी, जो लेह को जोड़ती है, क्योंकि जो जिला के बाद ये हमने खोला था, इस रोड को बनाया था। हमको इस रोड को बचाना भी है, इसको डिजास्टर रेजिलेंट बनाना भी है। तो अब सुझाव ये आता है, एक तो हम जो है कि 4 लेन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर 2 लेन भी ढंग से उसको बना सके। वेयर डू वी टेक द रोड फ्रॉम हियर? हमको औट से लेकर के मनाली तक रोड को हायर लेवल पे एलिवेल फैंस हैं, ये फैंस से बॉडीज आती हैं, पूरी के पूरी कंटिन्यू करती हैं राइट फ्रॉम औट टू मनाली। तो हमको उसको 500 मीटर प्लस के एलिवेशन पे ले जाना पड़ेगा इसमें, और तभी जाके आपकी रोड सस्टेन कर पाएगी इवन द लेटरल इरोजन के लिए। ये हमारा सुझाव है इसको लेकर के। यस, फ्लड प्लेन हैज गॉट नथिंग टू डू विद द हिमालय। ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं फ्लड प्लेन का, आई डोंट थिंक सो।
थैंक यू नवीन जी। हमारे पास हम 5 मिनट ऊपर चले गए हैं, सिर्फ 2 सवाल हैं 2 लोगों का, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। पहला है विवेक का। विवेक, आप अपना अपना कंसर्न आप रखिए। उसके बाद निशांत हैं जो अर्ली वार्निंग सिस्टम पे कुछ कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले विवेक नेगी जो खासकर ड्रेनेज और उस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। विवेक। जी 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 संदीप जी। तो मेरा एक तो ओपन सवाल है कि जो ड्रेनेज पैटर्न के साथ डिस्टरबेंस होती है, चाहे रोड लिंक रोड डेवलपमेंट हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बड़ा बना रहे हैं, तो उसका कितना ज्यादा प्रभाव हम किसी उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांस कितने ज्यादा हम सोच सकते हैं? अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हो कि इसकी वजह से कहीं बड़ी एक लैंडस्लाइड हुई है जहाँ पर ये कारण पाया गया है। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि क्या ये चीज सब्सिडेंस और लैंड सिंकिंग किसी एक गांव में, क्या इस चीज को इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है और कितना? मेरा एक छोटा सा सवाल कुलकर्णी जी से है कि हिमालय में फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा, फ्लड के अराउंड लैंडस्लाइड भी एक्टिवेट हो जाती हैं। एपीफर में कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, होने के चांसेस है जिसकी वजह से वो लैंडस्लाइड एक बहुत बड़े पैमाने पे हो और सब्सिडेंस का रूप भी एक गांव पे ले ले, क्योंकि ये सब हम देख रहे हैं इसमें और इसके ऊपर काफी थैंक यू विवेक। बहुत ही मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स आपका रूप जो से हमारे पहला सामने आ सवाल रहा है, है, जिसको क्योंकि समझ रवि जी ने इसमें हम पहले भी समझ में फ्लड्स। आने की कोशिश करने। विवेक, आपको आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज डिस्टर्बेड है, लेकिन आपके सवाल जो है वो 3 सवाल हैं। पहला सवाल मुझे लगता है रवि जी जो है वो बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो 102 लैंडस्लाइड्स जो साइट्स थी उसके ऊपर भी उनका ध्यान रहा। और ये जो रोड ड्रेनेज का पैटर्न है उसमें जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने इसको जरूर देखा होगा। तो मैं तो गुजारिश करूंगा रवि जी से कि वो इस सवाल को टेक करें। जियोलॉजी के जो गुरु हैं वो तो नवीन और हिमांशु हैं कुलकर्णी। पर ये लेकिन सवाल सर ड्रेनेज का ज्यादा है, जियोलॉजी का कम है। ये नहीं, रोड वो जो रोड साइड जो लैंडस्लाइड ड्रेनेज। वाली बात है, लैंडस्लाइड वाली बात जो है, ये पहाड़ जो हैं ये बहुत कच्चे पहाड़ हैं। और इन कच्चे पहाड़ों में हम कितनी ढाल को काटें वो भी बड़ा क्लियर है कि हमको 30 डिग्री से ज्यादा ढाल को काटना नहीं चाहिए। अब जब हम उनको काट देते हैं 40 और 50 और 60, उत्तराखंड में जैसे मैंने कहा 60 और 70 डिग्री स्लोप्स को हमने काटा है, तो वो तो एक न्योता है लैंडस्लाइड के लिए। दूसरी बात जो है कि जब हिमांशु कुलकर्णी कह रहे थे कि कई जगह पर हमारे पहाड़ों में दरारें होती हैं और उन दरारों से पानी घुसता है चट्टान के अंदर और पहाड़ के अंदर। धीरे धीरे वो पानी जो है वो मिट्टी को अपने अंदर घोलता है और वो घोल फिर दरकने लग जाता है, नीचे सरकने लग जाता है। और अगर ढाल भी तिरछी होगी और बारिश का अतिवृष्टि होगी तो फिर वो बड़ी तेजी से नीचे आएगा और लैंडस्लाइड आपको करके देगा। इफ नवीन और हिमांशु वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस, प्लीज डू। Naveen, do you want to go first? Yeah, I just wanted to say, हाँ, एक छोटा सा बोलना चाहूंगा, but I want to share the data because we are working on a manuscript on this particular aspect. तो डेटा ये बताता है नेगी जी कि ब्यास रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ये रिवर जो है, मैं कन्फाइन कर रहा हूँ मंडी से ऊपर का नदी, नीचे नहीं जा रहा हूँ। ये करीब 6 ऑर्डर की आपकी बेसिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो देखी कि 1496 जो स्ट्रीम्स हैं, वो टोटल स्ट्रीम हमने काउंट की है, मतलब ये निकाली है, उसमें 1138 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सरफेस है, स्लोप जो है, वो जुवेनाइल कंडीशंस में, यानी कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। वो जैसे मतलब जैसे स्टेबल होने की कोशिश करते हैं वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इतनी ज्यादा स्ट्रीम्स फर्स्ट ऑर्डर की चलेंगी और जो मेजर रिवर की तरफ जाएंगी, तो इसका मतलब आपका जो स्लोप है इनहेरेंटली अनस्टेबल है।
तो इस तरह के स्लोप्स में बिटवीन औट टू मनाली अगर 4 लेन को सोच भी रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। थैंक यू। या सो थैंक्स। आई जस्ट ऐड, एक ही मैं ऐड करूंगा कि विशेष करके लैंडस्लाइड्स, ये जो डिजास्टर है आज, सो इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल डिजास्टर ऑफ लैंडस्लाइड्स, देयर इज अ ड्युअलिटी ऑफ डिजास्टर। मैंने इसको ड्युअलिटी ऑफ डिजास्टर कहा है हमारे रिपोर्ट में भी, इवन वेस्टर्न घाट्स के रिपोर्ट में। और ये ड्युअलिटी ऑफ डिजास्टर 2 वजह से। एक, जो काट अभी रवि जी ने जो बात की, कितनी ढाल को आप काटोगे और कितना काटोगे, बोथ आर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ढाल कि इतने ढाल से ऊपर आपको काटना नहीं चाहिए, लेकिन काटोगे भी जो भी ढाल है, भले ही आप स्लाइटली जेंटलर स्लोप हो, उसको भी आप बेसुमार नहीं काट सकते। वो काटने का भी एक लिमिटेशन, जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि इतना 4 लेन 5 लेन 6 लेन जो बना रहे हैं, वो भी कटाव भी कितना करोगे आप, क्योंकि एज इट इज जब अंडर कटिंग होगा फ्लड से, तो ऊपर की ढाल तो वैसे भी अनस्टेबल होने वाली है। सो दिस ड्युअलिटी ऑफ डिजास्टर हैज टू बी कंसिडर्ड इन द जो एसओपीज बन रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवीन का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, विवेक का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है क्लाउड बर्स्ट को लेके। जो फ्लैश फ्लड क्लाउड बर्स्ट की वजह से आते हैं, उसको कैसे देखते हैं, उसको किस नजर से देखें? ये मतलब ये सवाल मेरे लिए? जी नवीन जी। हाँ जी नहीं जी देखिए मेरा हाँ सॉरी ये हाँ सवाल, विवेक आपकी सॉरी आवाज ना मुझे लग रहा आ है नहीं मेरा रही है, कनेक्शन आपका थोड़ा सिग्नल वीक साइड था। मेरा प्रॉब्लम है। ये सवाल था कि आई गॉट द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं चला रिप्लाई क्योंकि टाइम यस सेव करेंगे। यस हेलो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100% जितने भी हमारे पास में फ्लड्स हैं, इफ आई गो बैक टू 1893 द गोना लैंडस्लाइड एंड 1894 सब्सिक्वेंट फ्लड, 1970 फ्लड, 2010 फ्लड एंड सो फोर्थ, ये सारे हिमालय में ओरोग्राफिकली मॉड्यूलेटेड होते हैं। जब मॉइस्चर पार्सल चलता है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इंडियन समर मानसून, जहां पे हमारा रिलीफ सडनली एब्रप्टली राइज करता है, उसको हम बाउंड्री बिटवीन द हायर एंड लेसर हिमालय बोलते हैं, ये पॉकेट्स उसको अरेस्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट करते हैं इन्हें लोकलाइज एरिया। ऑफ कोर्स डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट इज 100 मिलीमीटर पर आवर, ये सब कुछ बोला जाता है। तो आपके यहाँ पे भी हमने जो कुल्लू का इलाका देखा, हमने जो अभी एक हमने रिलीफ प्रोफाइल बनाई इसकी फ्रॉम चंडीगढ़ टू रोहतांग, तो उसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हम देख रहे हैं, ये जो बैरियर है, ये बैरियर इस देखिए मॉइस्चर को अरेस्ट करता आया है और इसने प्रेसिपिटेट किया है। तो क्लाउड बर्स्ट आर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द फ्लड्स, वो तो है ही है, लेकिन फ्लड्स पहले भी आए हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड में इंप्लीफाई हो रहा है ना, समस्या वहां खड़ी हो रही है जहां पे जो अभी बात भी उठी थी ना कि विकास का मॉडल क्या, किस ढंग से हम उसको, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिमालय के रॉक्स बड़ी कमजोर, हम जानते हैं कि डिजास्टर जो होते हैं वो रोड ने जो उसको एम्पलीफाई किया, हम उसको भी देख रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हिमालय का जो सोच है हमारी, जो हमारी सोच है उसके लिए, उसमें जियोलॉजिकल फ्रेजिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, और लोकल लोगों का जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको समावेश करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। जब तक हम इनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ये हम बोलते रहेंगे, हम किसी न किसी को ब्लेम करते रहेंगे। बट इंडीड यस, क्लाउड बर्स्ट आर डेफिनेटली द कॉज फॉर क्रिएटिंग मोर डिस्चार्ज इनटू द रिवर बेसिस। विवेक का क्वेश्चन जो है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है, कैन इट डिस्टर्ब द एक्वाफर एंड लीड टू द सबसिडेंस एंड लैंड सिंकिंग इन विलेज एंड नियर बाई फ्लैश फ्लड? पर I'll just answer that in one word. Yes, it may and it can in many, many circumstances. Okay, thank you, sir. And now the last questions or something, like maybe some information by Nishant on early warning system. Nishant, are you there? ये सवाल तो ज्यादा नहीं, बट ये जब कुलकर्णी जी को सुना तो वो ये एक जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये था अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड्स, तो अभी 2022 में हिमाचल उत्तराखंड इनको भी इंक्लूड किया है कुछ कर। पर सवाल वही है कि उसमें जिस तरह से अभी हम विकास का बात कर रहे हैं वो रुकेगा या इसको प्लानिंग करने के लिए कंटेनमेंट मेजर के तौर पे यूज होगा कि
हम बाईपास जो है इधर से निकाल लेंगे या समथिंग विल डू। तो वही एक था कि हाउ कुलकर्णी जी इज थिंकिंग अबाउट नो दिस व्हाट ही इज डूइंग इन वेस्टर्न घाट्स, कि अगर विजडम नहीं है कुछ और ज्यादा भी लूज रखेंगे तो हाउ हाउ डिस्टर्बिंग इट कैन बी। Yeah, I'll try and answer in very short again. So, अब कुछ समय पहले आई थिंक रवि ने भी कहा और नवीन ने भी कहा कि जब तक आप ये लोकल लेवल पे सिस्टम उतारते नहीं है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसा एक मोटा मोटी एक बड़ा कैनवस दिया जाता है, मेरे ख्याल से वो कोई पढ़ता नहीं। How do you take it to the grassroots? So how do you build an early warning system which is already there, inherent with a lot of communities living in the mountains, जो पहाड़ी लोगों के पास already उनके पास है. There is a traditional wisdom around that. There's all sorts of things around that. How do you make it organic? इसको आप simple साझा कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके लिए थोड़ा हमने छोटा एक छोटा बेबी स्टेप है जो हमने वेस्टर्न घाट्स में करने की कोशिश की है कि लोकल लेवल पे लोक सहभाग के साथ क्या हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर सकते हैं जिसको विज्ञान भी बाद में साथ देगा। दैट्स द पॉइंट। आई विल स्टॉप देयर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अब हम इसको थोड़ा क्लोज करने का टाइम है, हालांकि बहुत सारे सवाल। मैं सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से जीवन राठौड़ बात कर रहा हूँ। रवि जी नमस्ते। मैं खाली ये बात करना चाहता हूँ कि जो रवि जी का तो मेरे पास नंबर है, उनका भी जान पहचान है, तो लेकिन मैं एक ये चाहता था कि जो आज के तीनों मान्यवर है इनका अगर फोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी हो तो अगर मिले या ईमेल तो मतलब कुछ प्रोग्राम या कुछ बात करने या कुछ जानकारी मालूम चाहिए कि इसलिए, तो अगर उनका नंबर शेयर कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, अगर उनको एतराज ना हो तो। यही बात मैं कहना चाहता था। थैंक यू। जीवन जी ठीक है, थैंक यू। हालांकि डिस्कशन मुझे लगता है बहुत लंबी है, बहुत लगता नहीं है, ये एक्चुअली डिस्कशन बहुत लंबी है और कई घंटों की है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा। बहुत सारे अब सवाल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी 20 मिनट ऊपर जा चुके हैं। रवि जी को जाना है, चोपड़ा जी को। रवि चोपड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी थैंक यू वेरी मच। हिमांशु कुलकर्णी जी थैंक यू वेरी मच। और सब लोगों का अपने नवीन जयाल, डॉक्टर ओपी घुरेटा, गुमान जी और सब लोगों ने जो सवाल उठाए और इस चर्चा को थोड़ा और गहन किया, थोड़ा और इसमें इंसाइट लाए, सबका धन्यवाद। सिर्फ कल का अनाउंसमेंट ये है कि कल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल हमारा जो पोर्टल है वो हम 5:45 पे हम ओपन कर देंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन और इस चर्चा को हम थोड़ा और एनरिच करें, आगे जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय। थैंक यू।